स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बीटीसी थर्ड सेमेस्टर या फिर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं उसमें कंप्यूटर की जो क्लासेस होती हैं वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये डीएलएड और बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की कंप्यूटर क्लास की पहली क्लास है। आज से हम कंटिन्यू 10 मिनट की क्लास रखेंगे और कंप्यूटर का जितना भी कोर्स है वो समाप्त करेंगे। बीटीसी और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ये क्लास स्पेशल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए तो इसका उत्तर क्या लिखना होगा। आइए सीखते हैं। कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र है जो उपयोगकर्ता को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को या आंकड़ों को कार्यान्वित करने के बाद उन्हें व्यवस्थित शब्दों या फिर जटिल संख्याओं को गणना करने के रूप में संचित कर सकता है। इसमें आउटपुट की आसानी से समझने में आने वाले स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ये सबको पता है, और इसका काम ये है कि उपयोगकर्ता के अनुसार जो यूजफुल चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया जाए और आंकड़ों को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में इस स्थिति में प्रस्तुत किया जाए आउटपुट या रिसीवर के पास कि वो उसको समझ सके। अगला पॉइंट है कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेट से लिया गया व अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो दो तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, कंप्यूटरेट और कंप्यूट शब्द से लिया गया है। दूसरा पहला है लैटिन भाषा का कंप्यूटरेट और दूसरा इंग्लिश भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कंप्यूट। और अब बात आती है कि कंप्यूटर की परिभाषाएं क्या हैं। तो परिभाषाएं कई तरह की हैं। तो आज हम मुख्य रूप से तीन डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हम डीएलएड के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में लिख सकते हैं। तो पहला है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो असंसाधित आंकड़ों मतलब अनप्रोसेस्ड रॉ डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। एक बार फिर से समझें। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो अनप्रोसेस्ड मतलब बिना प्रोसेस किए हुए डेटा को एक रिजल्ट के रूप में या एक किसी अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल के रूप में उसे कन्वर्ट करता है, वो कंप्यूटर कहलाता है। अगला है डेफिनेशन है कंप्यूटर निर्देशों द्वारा नियंत्रित किए जा सकने वाले एक ऐसा यंत्र है जो कि आंकड़ों को प्राप्त कर उन पर प्रतिक्रिया संसाधन प्रोसेस कर उन्हें विभिन्न प्रारूपों में दर्शाता है। अब लास्ट और थर्ड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ी सी लंबी है, उसको समझना होगा कि अगर लॉन्ग टर्म में लिखना है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों पर प्रक्रिया करने वाला यंत्र है जो कि अंकीय गणनाओं के साथ साथ तुलना व तार्किक निर्णय करने की क्षमता भी रखता है, जिसके कारण यह तीव्र गति से दिए गए निर्देश या इनपुट के अनुसार सूचना, चित्र, चलचित्र व एनिमेशन या फिर कैलकुलेशन इत्यादि को रिसीव करके प्रोसेस करके हमें रिजल्ट प्रदान करता है। ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है कंप्यूटर के इतिहास पर प्रकाश डालिए। जितने भी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे वो सिलेबस में तो है ही, लेकिन ये क्वेश्चन अधिकतर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री जनरेशन क्या रही है और इसका कैसे विकास हुआ, क्या कुछ है, इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह कहावत कंप्यूटर के आविष्कार के लिए 100% सटीक बैठती है क्योंकि मनुष्य द्वारा एक तीव्र व सटीक गणना करने वाली डिवाइस की निरंतर मांग व खोज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया है। कंप्यूटर की खोज व आविष्कार तथा सुधार का इतिहास 2500 वर्षों से अधिक प्राचीन है। आगे देखते हैं इसी मद में। सन 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा था। यह यंत्र पूर्णतः स्वचालित बनाया गया
यह यंत्र गणित की आधारभूत क्रियाएं सफलतापूर्वक प्रोसेसिंग कर सकता था तथा इसकी गति 60 गणनाएं प्रति मिनट तक थी। मतलब सिर्फ 1 मिनट में 60 कैलकुलेशन कर सकता था। यह पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करती थी तथा इसमें निर्देशों को संग्रहित करने की क्षमता थी। यह मशीन स्वचालित रूप से परिणाम भी छाप सकती थी। मतलब जब इसको प्रोसेस करने के बाद भी अपने आप रिजल्ट भी प्रिंट कर सकती थी, इसमें इतनी क्षमता थी एनालिटिकल इंजन में। आगे इसी चैप्टर में देखते हैं। दुर्भाग्यवश चार्ल्स बेबेज इस मशीन की रूपरेखा के अनुसार एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर सके, किंतु उनकी यह मशीन एनालिटिकल इंजन ही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और एक चीज़ ये भी जान लें कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। ठीक, तो ये तो रहा कंप्यूटर के इतिहास के बारे में प्रकाश डालिए, इतना तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। शॉर्ट फॉर्म में पहले ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं और कब से कब तक इनका ड्यूरेशन चला है। तो कंप्यूटर की मुख्य रूप से अभी तक टोटल 5 पीढ़ियां ही हैं। अभी तक 6 जनरेशन का कुछ मतलब अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। तो पहली प्रथम पीढ़ी की बात करें तो 1942 से लेकर 1955 तक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यूज किए जाते थे। इसमें टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक चली। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में 1955 से 1964 तक सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर यूज किए गए और थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1975 ईस्वी तक किए गए। उसके बाद आता है कि चतुर्थ पीढ़ी में तो 1975 से 1990 तक और 1990 से लेकर आज वर्तमान स्थिति तक या आज जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं आज तक 1990 से आज तक की 5वीं पीढ़ी मानी जाती है। और लिखने के लिए आपको लिख सकते हैं कि 1990 से वर्तमान तक 5वीं पीढ़ी चल रही है। इस समय 5th जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं जो हम लोग अपने ऑफिस कॉलेज वगैरह में अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों में हम यूज करते हैं। और अगर कहीं से ये आ जाता है कि आप कंप्यूटर की किसी पीढ़ी के बारे में वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि थर्ड पीढ़ी में क्या रहा कंप्यूटर की। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी को समझाइए। अगर यह क्वेश्चन आता है या थर्ड पीढ़ी के बारे में समझाना या किसी एक पीढ़ी के बारे में समझाना तो आपको थर्ड पीढ़ी के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यह पीढ़ी 1964 से 1975 तक रही है। इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के विकास से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उदय हुआ, जिसके अंतर्गत अनेकों सर्किट एवं सूक्ष्म लगभग 5 mm वर्गाकार सिलिकॉन सतह पर संजोए गए, जिसे चिप कहा जाता है। या यह तकनीक को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। ऐसे कंप्यूटर जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का प्रयोग करके बनाया गया उन्हें तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहा गया। मिनी कंप्यूटर इस पीढ़ी की उपलब्धि है। इसी पीढ़ी में बेसिक भाषा का भी विकास हुआ है। मेन मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि 1964 से 1975 तक थर्ड पीढ़ी का समय रहा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उदय हुआ, जिसमें आईसी चिप्स का उपयोग किया गया है, जिसमें 5 mm की लगभग वर्गाकार सिलिकॉन चिप वगैरह लगाई गई सतह पर, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड भी कहा गया। ऐसे कंप्यूटर आईसी पर चलते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड। और तृतीय पीढ़ी में ही मिनी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और ये मिनी कंप्यूटर जो है वो थर्ड पीढ़ी के ही अंदर आता है और इसी पीढ़ी में बेसिक भाषा का भी विकास हुआ। तो अगर कभी पूछा जाए या क्वेश्चन आ जाए कि बेसिक भाषा का कब आविष्कार हुआ या क्या टाइमिंग थी, तो ये 3rd जनरेशन के आसपास या 3rd जनरेशन में आई है, ऐसा आप क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी के गुणों को समझाइए। अगर क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के गुण
बताइए इनकी क्या विशेषताएं थी। तो आपको लिखना है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में अति सूक्ष्म मतलब अधिक से अधिक छोटे थे और ये इनकी अति तीव्र गति से काम करते थे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। और अत्यधिक भंडारण क्षमता 80 GB अर्थात 80 GB से अधिक, मतलब 80 GB से लेकर 500 GB तक ये कंप्यूटर, मतलब ये जनरेशन चल ही रहा है। अभी तो टेराबाइट, मेटाबाइट, योटाबाइट, जोटाबाइट सब आ गए हैं। मतलब अभी आप इतना लिख सकते हो। और चौथा पॉइंट रहेगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जीयूआई का उपयोग हुआ पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग पांचवी पीढ़ी में लगभग लगभग किया जा रहा है। कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भी खोज कर ली गई है, इनका भी उपयोग किया जा रहा है। जो आप लोग आजकल के समय में रोबोट या ऑटोमेटिक मशीनें देखते हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर आधारित हैं और ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स होते हैं। सातवां पॉइंट है नगाड़ ऊष्म का उत्सर्जन, मतलब ऐसी ऊष्मा का ये उत्सर्जन करते हैं जिसमें किसी तरह की सिलिकॉन परत वगैरह ना हो। आठवां पॉइंट है वातानुकूलन आवश्यक नहीं। जैसे कि पहले के जो कंप्यूटर होते थे उनको बिना एक सोफिस्टिकेटेड कमरा जहाँ पे धूल मिट्टी न जाए और एसी वाले कमरे चाहिए हुए थे, लेकिन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हम सीपीयू यूपीएस को कहीं भी यूज कर रहे हैं या फिर हम फ़ोन को कहीं भी ले जा सकते हैं। तो फ़ोन भी एक तरह का आप समझे तो कंप्यूटर ही है, फिफ्थ जनरेशन का ही। बस हाँ, कंप्यूटर से थोड़ी छोटे हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है जो कंप्यूटर कर रहा है और मोबाइल नहीं कर सकता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे कि डेली एक क्लास चलाएं और जल्द ही ये सेमेस्टर कंप्लीट करें। और जैसी स्थिति है अभी कोरोना की, आप लोग ठीक है प्रमोट हो सकते हो, लेकिन ये आप ना भूलें कि हो सकता है कहीं पेपर ना हो जाए। तो तैयारी करके रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लोकुश यादव ब्लॉग्स। एंड मिलते हैं अगली क्लास में।